ओके, सॉरी बच्चों। वही एरर आ रहा है। आप जो पीपीटी है ना वो अपलोड नहीं हो रही। तो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमने जीआईटी के बारे में पढ़ा था। मैं आपको बता रहा था कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है पता है, और क्यों ज़रूरी होता है। हम जीआईटी पढ़ रहे हैं, हम एट द एंड माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, या जो डब्ल्यू एच ओ ने क्लासिफिकेशन दी है बीएमआई की उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जीआईटी के एंड पे। तो बेसिकली बीएमआई क्या होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती हैं। नॉर्मल कितना होता है बीएमआई, ओवरवेट कब होता है, ओबीज कब होता है, स्वेयरली ओबीज कब होता है, अंडरवेट कब होता है, ये स्वेयरली अंडरवेट कब होता है, ऐसी कंडीशंस कब कब हो सकती हैं। किसी को पता है? आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में पढ़ा हो बीएमआई के बारे में। ओके, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? आज उन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करनी? ओके वेल, बॉडी मास इंडेक्स होता है मेयर बाई टेकिंग अच्छा अडल्ट हाइट डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी होता है बीएमआई मेयर करना? बेटा जीआईटी पढ़ रहे हैं हम, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीएमआई इसमें इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो आप खाना ले रहे होते हैं ना उसकी अब्जॉर्प्शन होती है टू मेंटेन बीएमआई। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि आप खाना क्यों खाते हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं मुझे बताया कि खाना क्यों खाते हैं। बेसिकली बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो बीएमआई को मेंटेन करने के लिए। तो जो नॉर्मल बीएमआई होता है उसमें 18.5 से लेके 24.9 होता है, ये डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन है। ओके, और अगर अगर 25 से लेके 29.9 तक चला जाएगा तो दैट इज़ ओवरवेट। और अगर 30 से लेके 39.9 पे चले जाएगा तो 20 हो जाएगा। और अगर मोर देन 40 होएगा तो सवेयरली 20 हो जाएगा। अगर लेस देन 16 है तो सवेयरली अंडरवेट है। लेस देन 16 अगर बीएमआई है तो पेशेंट या बेबी या वट एवर कोई भी है तो सवेयरली अंडरवेट है। अगर 16 से लेके 18.5 तक 18.4 तक है तो वो अंडरवेट है। अगर 18.5 से लेके 24.9 तक है तो ये नॉर्मल रेंज होती है बीएमआई की। और बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि फार्मूले में हाई वेट इन केजी होता है डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर होती है। ओके, माल न्यूट्रिशन बीएमआई एग्जैक्टली माल न्यूट्रिशन को एस्टिमेट करने के लिए। तो हम जो खाना खा रहे होते हैं बेसिकली उसका मकसद क्या होता है कि हमने अपना जो बीएमआई होता है उसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपन उस जो इनटेक ले रहे हैं उससे हम अंडरवेट हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं, ये सीवियरली इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक प्रोपोर्शन के साथ लेना होता है। ओके, तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें उसका आंसर आज आप लोगों को मिल गया है कि हम सिर्फ बीएमआई को मेंटेन करने के लिए इनटेक ले रहे होते हैं। वेल तो लास्ट जीआईटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? कोई सफिंटर्स के बारे में पढ़ा था, अपर एसोफिगल सफिंटर, लोअर एसोफिगल सफिंटर, कार्डिक और पाइलोरिक सफिंटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? ओके, आज हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है उसके अंदर एच के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एच के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सेक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा हम फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन सी फेजेस होती हैं जो कि एच की सेक्रीशन करवा रही होती हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। बाकी लोग कब तक आ जाएंगे?
अच्छा चलें, उनके आने से पहले हम फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो फेज होती है, ओके इवेंट एंड हो गया था बेटा, वो आपका लास्ट लेक्चर था तो इसलिए एंड हो गया होगा। ओके, तो और पहली जो फेज़ होती है ओरल फेज़ होती है, फिर फ्रेंजियल फेज़ होती है, तीसरी एसोफेगल फेज़ होती है। ये हमने फेजेस लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि ओरल में क्या होता है। जज़ाकल्लाह बेटा। फ्रेंजियल में क्या होता है, एसोफेगल फेज़ में क्या होता है। किसी ने रिवाइज किया नहीं किया होगा, होप सो। ठीक है, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्यों ज़रूरी होता है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हम फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सी फेजेस होती हैं जो कि रोल प्ले कर रही होती हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ लेक्चर, अनटिल अनलेस के बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएं, हम थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली वाटर होता है इसके अंदर जो कि फूड को लिक्विफाई कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट HCl होता है। अब HCl के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। पहली जो चीज़ है कि जो HCl होता है ना, इसने फूड को एसिडिफाई करना होता है, और दूसरा काम इसने जो स्लेवरी अमाइलेज सिक्रीट हो रहा था उसके एक्शन को इनहिबिट करना होता है। दो चीज़ें कि फूड को एसिडिफाई करना होता है, और दूसरा इसने क्या करना होता है कि जो स्लेवरी अमाइलेज सिक्रीट हो रहा था उसको स्टॉप करना होता है। तीसरा काम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्टमक के अंदर चले जाते हैं तो उनको इसने किल करना होता है। चौथी चीज़ इसने क्या करना होता है कि पेप्सन के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि जो पेप्सन है वो इजीली अपना एक्शन शो कर सके। और पेप्सिनोजेन जो होता है दैट इज़ एक्टिवेटेड टू पेप्सन बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl नहीं होएगा तो जो पेप्सिनोजेन है ये पेप्सन के अंदर एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात होती है कि नेसेसरी है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और जो विटामिन B12 होता है ये टर्मिनल इलियम से अब्सार्ब हो रहा होता है। अगर टर्मिनल इलियम की कोई सर्जरी हो गई है या टर्मिनल इलियम की कोई डिजीज़ हो गई है तो जो विटामिन B12 है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। ये परनीशियस एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में ये है कि आज जो फेजेस हैं वो तीन तरह की फेजेस होती हैं। ओके, तो पहली जो फेज़ होती है सेफेलिक फेज़ होती है। सेफेलिक फेज़ कब एक्टिवेट होएगी ये हम लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं अनटिल के बाकी लोग जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाते। तो ये एक ओवरव्यू है। तो जो सेफेलिक फेज़ होती है, सेफेलिक फेज़ में ये होता है कि जैसे ही फूड रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होती है, आपने खाना देखा है, गैग रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्टिवेट होती है, या गैग नर्व वेगस नर्व कह सकते हैं, सॉरी वेगस नर्व कहेंगे। तो वेगस नर्व इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। ये इनिशिएट कब होएगी, जब खाना की स्मेल आपके पास आएगी या आप खाने का टेस्ट करेंगे या खाने को देखेंगे तो ये जो वेगस नर्व है ये स्टिमुलेट हो जाती है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होएगी तो ये सेफेलिक फेज के अंदर आता है जिसमें ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकस है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ओके, दूसरा होती है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में ये होता है कि जब फूड स्टमक के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं इन दी पाइलोरस और ड्यूटीनम के अंदर, वो गैस्ट्रन को सिक्रीट करती हैं। और जैसे ही गैस्ट्रन सिक्रीट होएगा ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे ही सिक्रीट होंगे तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होएगा तो उसके रिजल्ट में जो आपने खाना खाया था उसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही जो स्टमक की पीएच है वो 1.5 से बिलो जाएगी, फॉल करेगी, तो जो गैस्ट्रिक है उसका जो एक्शन है वो स्प्रेस हो जाएगा। ओके, इतने बच्चे ऑनलाइन होते हैं। ओके वेल, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और तीसरी जो फेज़ होती है वो इंटेस्टिनल फेज़ होती है। इंटेस्टिनल फेज़ में ये होता है कि जो स्टमक से खाना इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा होता है
टू हार्मोन्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वन इज सिक्रीटन, अदर इज CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्टमक के अंदर गैस्ट्रन इंपॉर्टेंट है और सेफेलिक फेज के अंदर वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व इंपॉर्टेंट सेफेलिक फेज के अंदर है, गैस्ट्रिक फेज के अंदर गैस्ट्रन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड फेज है इंटेस्टिनल फेज उसके अंदर सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन इंपॉर्टेंट है। ये आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इनको। ओके, तो लास्ट हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसको रिव्यू लेने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, आप लोगों ने इसको रीड आउट किया होगा। इंजेक्शन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन का आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा जो GIT है एक लॉन्ग कैनाल टाइप ट्यूब है या ट्रैक है जिसको GIT कहा जाता है, 5 मीटर्स लॉन्ग होती है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर ओरल कैविटी या माउथ आता है, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल आती है या एना सारा होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम फंक्शंस भी डिस्कस किए थे GIT मोटिलिटी के बारे में। फ्रेंजियल फेज़ के बारे में क्वेश्चन किसी ने क्या पूछा था। ओके, ये फेजेस हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, किसने पूछा था? फेजेस के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक। अच्छा हाँ, क्या था? नहीं, क्वेश्चन नहीं था कि था। चलें, अगर क्वेश्चन कोई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बेसिकली 3 फेजेस होती हैं जिसमें पहली फेज़ जो होती है बुकल फेज़ होती है। बुकल फेज़ के अंदर ये होता है कि फूड पुश्ड बैक इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ, माउथ से ये फेरिंग्स की तरफ जाता है। उसके बाद ये इसको ओरल फेज़ भी कहा जाता है। दूसरी फेज़ होती है फ्रेंजियल फेज़ होती है। फ्रेंजियल फेज़ के अंदर ये होता है कि फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स टू द एसोफेगस। अब इसमें जो फ्रेंजियल फेज़ है इसमें जो फूड है वो एसोफेगस के अंदर चला जाता है। और जो तीसरी फेज़ है उसको एसोफेगियल फेज़ कहा जाता है जिसमें जो फूड एसोफेगस से स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस थी। इसके अलावा इसके हमने एसोफेगस के बारे में क्या डिस्कस किया था कि ये 2 सफिंटर कंटेन करता है, वन इज अपर एसोफेगल सफिंटर, अदर इज लोअर एसोफेगल सफिंटर्स। और इसमें हमने गर्ड के बारे में भी डिस्कस किया था, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने ये कहा था कि जो लोअर एसोफेगल सफिंटर है वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो गया तो जो एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक हैं वो एसोफेगस के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको गर्ड कहा जाता है। इमोटेलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पेरास्टाल्सिस, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसके रिजल्ट में जो बोलस है वो मूव करना शुरू कर देता है और सिगमेंटेशन हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही होती है। आज हमने सेक्रेशन ऑफ GIT के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर लेक्चर। तो जो GIT की सेक्रेशन है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ GIT सेक्रेशन इज़ अबाउट 6 to 8 लीटर पर डे। अब जितने भी गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन हो रही होती है GIT के अंदर, जो टोटल सेक्रेशन जा रही होती है वो 6 to 8 लीटर पर डे होती हैं। इसके अलावा सेक्रेशन राइजेस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइनिंग द GIT ट्रैक। GIT ट्रैक के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, ये सेल्स पड़े होते हैं जिन्होंने ये सेक्रेशन देनी होती हैं। हम नेक्स्ट इनको देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। कौन म्यूकस सेक्रेट हो रहा होता है। इसके अलावा पेंक्रियास से सेक्रेशन आ रही होती हैं, लीवर से बाइल आ रहा होता है, गाल ब्लैडर से सेक्रेशन आ रही होती हैं। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ सेक्रेशन पर डे है जो GIT के अंदर आ रहा होता है वो 6 to 8 लीटर है। ओके, इसके अलावा GIT सेक्रेशंस का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो खाना जो आपने खाया है उसको मज़ीद लुब्रिकेट किया जाए। अब लुब्रिकेशन कैसे होती है, वाटर और म्यूकस जब मिक्स होता है तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा HCl को स्टेलाइज कर रहा होता है, और जो बाइकार्ब सेक्रेट हो रहे होते हैं वो HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, बाइकार्ब HCO3 की फॉर्म में, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। अब ये जो GIT सेक्रेशंस है इसके अंदर वाटर और म्यूकस होता है, HCl सेक्रेट हो रहा होता है, HCO3 सेक्रेट हो रहा होता है, और सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट हो रहे होते हैं, और पर डे 6 to 8 लीटर्स सेक्रेट हो रहे होते हैं। ओके, तो सेक्रेशन ऑफ GIT इन द माउथ, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ जो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज प्रोटेड होते हैं,
सबलिंगुअल होते हैं और सबमैंडिबुलर होते हैं। अगर आप पिक में देखेंगे तो ये आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि सबलिंगुअल कहाँ पे पड़े हैं, सब मैंडिबल कहाँ पे पड़े हैं, मैंडिबुलर और कैरोटिड कहाँ पे पड़े होती हैं। ओके, तो ये देखिएगा कि कैरोटिड बिलो द एयर, अगर आप लोगों को जो पिक है, जो इमेज है वो विजिबल है, तो ये प्रोटेड ग्लैंड्स होते हैं, उसके साथ पैरोटिड डक्ट्स पड़ी होती हैं, इसने ओरल कैविटी के अंदर ड्रेन करना होता है। उसके नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पड़े होते हैं और सब मैंडिबुलर डक्ट होती है, इसने अगेन ओरल कैविटी के अंदर ड्रेन करनी होती है अपनी सेक्रेशन। और तीसरे जो होते हैं सब लिंगुअल होते हैं। अब सब लिंगुअल क्या करते हैं कि इन्होंने ये बेसिकली लिंगुअल फ्रेनुलम के नीचे पड़े होते हैं और सबलिंगुअल डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी के अंदर ये अपनी सेक्रेशन ड्रेन कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सलाइवा, जैसे ये सारी सेक्रेशन देंगे, सलाइवा सेक्रेट होएगा तो उसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है और ओरल कैविटी को क्लीन करना होता है। ओरल कैविटी को कैसे क्लीन करता है कि वो खाना जो आपने खाया था इन दी फॉर्म ऑफ डेब्रीज अगर आपकी टीथ के अंदर रह गया तो उसको क्लीन आउट करना होता है। सेकेंडली जो डेंटल कैरीज होती हैं उससे इसने इसको प्रिवेंट करना होता है कि डेंटल कैरीज बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा केमिकल्स अगर हैं तो उसको डिजॉल्व करना होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ है, कोई बैक्टीरिया है जो कि टीथ के ऊपर है, या गम की स्वेलिंग है, गम को ख़राब कर रहा है, जिंजवाइटिस काज कर रहा है, तो उसको इस बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है। और इसके अलावा डाइजेस्ट स्टार्च बाय द अमाइलेज, और स्टार्च की अमाइलेज के थ्रू डाइजेशन हो रही होती है। तो ये 3 से 4 फंक्शंस हैं जो मेनली सलाइवा प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ सिलेवरी सिक्रीशन कैसे होती है कि बेसिकली होता क्या है कि कीमो रिसेप्टर्स और प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं इन द माउथ। अब जैसे ही खाना ओरल कैविटी के अंदर जाता है तो प्रेशर सेंसिटिव और कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं और ये ट्रिगर करते हैं स्लेवरी सेंटर इन द मिडल्ला। मिडल्ला के अंदर स्लेवरी सेंटर पड़ा होता है, स्लेवरी सेंटर से ये मैसेज आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको एक्टिवेट करने के बाद ऑटोनोमिक नर्व के थ्रू स्लेवरी ग्लैंड तक मैसेज आता है और स्लेवरी ग्लैंड अपनी सेक्रेशन देना शुरू कर देते हैं। ये होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स। और कंडीशन रिफ्लेक्स में ये होता है कि इनपुट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जिस तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉग था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें ये था कि पहले बेल बजाई जाती थी, फिर उसको खाना सर्व किया जाता था, और फ्यू डेज़ के बाद उन्होंने क्या किया कि बेल बजाई लेकिन खाना सर्व नहीं किया। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जो डॉग था उसकी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा सेक्रेट हो चुका था। दैट वाज कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स ये होती है कि जब आपने खाना लिया, खाना खाने के साथ ही ऑटोनोमिक नर्व के थ्रू स्लेवरी ग्लैंड की सेक्रेशन होना शुरू हो जाती है। और जो कंडीशन रिफ्लेक्स होती है उसमें फैक्टर्स होते हैं जो उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। ओके बेटा, पहला ये है कि जब आपकी ओरल कैविटी के अंदर फूड जाएगा, ओरल कैविटी के अंदर कुछ चीज़ भी जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही वो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये मैसेज आता है स्लेवरी ग्लैंड तक, स्लेवरी सेंटर्स इन द मिडल्ला। स्लेवरी सेंटर इन द मिडल्ला ने इसको असेस करना होता है। असेस करने के बाद ऑटोनोमिक नर्व के थ्रू स्लेवरी ग्लैंड तक मैसेज आता है और स्लेवरी ग्लैंड जो है ये अपनी सिक्रीशन दे देते हैं। दैट कम्स अंडर द अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। और दूसरी होती है कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर ये होता है कि ये जो मैसेज आ रहा होता है इनपुट का, वो पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स असेस करती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स असेस करने के बाद स्लेवरी सेंटर इन द मिडल्ला को बताती है। देन ऑटोनोमिक नर्व्स उसको ट्रिगर करती है, स्लेवरी ग्लैंड्स तक मैसेज आता है और स्लाइवा सेक्रेट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल हमने ऐसे लिया है कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसमें जो डॉग था उसको खाना सर्व किया जाता लेकिन पहले बेल बजाई जाती थी। फ्यू डेज़ के बाद उन्होंने क्या किया कि बेल बजा दी लेकिन खाना सर्व नहीं किया था डॉग को। तो बाद में देखा गया था कि जो ओरल कैविटी ऑफ द डॉग है उसके अंदर सलाइवा सेक्रेट हो चुका था। दैट वाज कंडीशन रिफ्लेक्स है। क्या एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उस जो खाना था वो तो सर्व नहीं किया गया लेकिन उसकी कंडीशन बेल थी, बेल बजती, उसको खाना सर्व होता और उसके ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा सेक्रेट हो जाता। अब बेल तो बची है लेकिन खाना सर्व नहीं किया गया। दैट वाज कंडीशन। उसकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने उसको असेस किया। असेस करने के बाद स्लेवरी सेंटर तक मैसेज आया। स्लेवरी सेंटर ने क्या किया, ऑटोनोमिक को ट्रिगर किया, ऑटोनोमिक पाथवे को बताया, ऑटोनोमिक ने स्लेवरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया और स्लेवरी ग्लैंड ने अपनी सेक्रेशन ओरल कैविटी के अंदर दे दी। अगर हम चेटी की सेक्रेशन के बाद बात करें तो इसके अंदर स्टोमक के अंदर
म्यूकस नेक सेल्स पड़े होते हैं या म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पड़े होते हैं। ये एक जीआईटी के सेल है जिसके अंदर ल्यूमन ऑफ द स्टमक है और ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस तरह होती हैं। तो पहली जो चीज़ है वहाँ उसके अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पड़े होते हैं या म्यूकस ग्लैंड्स पड़े होते हैं। अब इन्होंने काम क्या करना होता है मेनली कि इन्होंने म्यूकस को सेक्रेट करना होता है और म्यूकस क्या करता है फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है बिटवीन द ल्यूमन और एपिथेलियम। इसलिए अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होएगा तो जो एपिथेलियम है उसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी और पेप्टिक अल्सरेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो पेप्टिक अल्सरेशन से प्रिवेंट करने के लिए और जो एपिथेलियम है उसको शेडिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस सेक्रेट हो रहा होता है। और सेक्रेट कौन कर रहा होता है? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं या म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो कि सेक्रेट कर रहे होते हैं। सेकंड बाइकार्बोनेट सेक्रेट हो रहे होते हैं, ये अगेन म्यूकस नेक सेल्स सेक्रेट कर रहे होते हैं। और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये HCl की बफरिंग करवा रहे होते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो चुका होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट्स की सेक्रेशन हो रही होती है। अगर किसी वजह से बाइकार्बोनेट्स की सेक्रेशन सप्रेस हो गई है या म्यूकस नेक सेल्स या म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स या सेल की डीनर्वेशन हो गई है तो बाइकार्बोनेट सेक्रेट नहीं होंगे। बाइकार्बोनेट सेक्रेट नहीं होंगे तो जो HCl है उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी और HCl एपिथेलियम को डैमेज कर देगा जिसकी वजह से अगेन पेप्टिक अल्सरेशन के होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा प्राइटल सेल्स पड़े होते हैं। प्राइटल सेल्स क्या करते हैं? ये इन्होंने गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करना होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करना होता है। गैस्ट्रिक सेल्स प्राइटल सेल्स HCl को सिक्रीट करते हैं और HCl क्या करता है? इसने पेप्सन को एक्टिवेट करना होता है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है, पेप्सिनोजिन के ऊपर HCl एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सन के अंदर। दूसरा क्या करता है HCl के? वो बैक्टीरिया जो आपने इंजेस्ट किए थे ओरल कैविटी से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक के अंदर गए थे तो उनको वहाँ पे HCl किल कर देता है, एसिड है। दूसरा प्राइटल सेल क्या करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और ये विटामिन B12 जो है ये टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगर किसी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हो रहा या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई या विटामिन B12 टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्ब होना होता है तो टर्मिनल इलियम की अगर डिजीज हो गई है तो दैट विल लीड टू पर्निशियस एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरे जो सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होते हैं। इन्होंने हिस्टामीन को रिलीज करना होता है और हिस्टामीन गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा चीफ सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स ने पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रेट करना होता है। जो पेप्सिन है इसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है इसने फैट की डाइजेशन करनी होती है। और डी सेल्स होती हैं, इन्होंने सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करना होता है और सोमेटोस्टेटिन जो HCl की सेक्रेशन होती है उसको इनहिबिट कर देता है। और जी सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रन को सिक्रेट कर देते हैं और गैस्ट्रन क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड की स्टिमुलेशन को एक्टिवेट कर देता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन काज करवा देता है। ओके तो ये GIT की जो लाइनिंग है, लाइनिंग के अंदर ये सारे सेल प्रेजेंट होते हैं और सेम टाइम पे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी सेल की डीनर्वेशन हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके रिजल्ट में उसका जो सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है वो सिक्रीट नहीं होएगा। अगर वो सब्सटेंस सिक्रीट नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में जो उसने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके बेटा, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है ना ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होगी और विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है ये टर्मिनल इलियम से हो रही होती है। अगर टर्मिनल इलियम की कोई डिजीज़ हो गई है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी या पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। ओके तो इसके बाद है फंक्शन ऑफ HCl के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो इसका फंक्शन है इसने पेप्सिनोजिन को पेप्सन में एक्टिवेट करना होता है या कन्वर्शन प्रोवाइड करनी होती है। ओके फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि इसने काम क्या क्या होते हैं। तो पहला जो ये काम करता है उसमें इसने पेप्सिनोजिन को पेप्सन में एक्टिवेट करना होता है। दूसरा फंक्शन इसने प्रोवाइड ऑप्टिमम फॉर पीएच फॉर रिएक्शन ऑफ पेप्सिन और पेप्सन के लिए इसने एक स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो पेप्सन है वो अपना नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल एक्शन परफॉर्म कर सके।
इसके अलावा डीनेचर्स प्रोटीन, डीनेचरेशन में क्या करता है कि हेल्प्स इट्स डाइजेशन, और इसके अलावा प्रोटीन की डीनेचरेशन कर रहा होता है। अगर कोई बैक्टीरिया आपने खाने के साथ ले लिया है जो स्टमक के अंदर चला गया है तो उसको इसने किल करना होता है। इसके अलावा फेरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, प्रोमोट पेंक्रियाटिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाइल सेक्रेशन। इसके अलावा पेंक्रियाटिक की, इंटेस्टिनल की और बाइल सेक्रेशन को प्रमोट कर रहा होता है। ये मेनली HCl के फंक्शंस हैं। और HCl अगर नॉर्मल, ओके, अगर HCl नॉर्मल प्रोड्यूस होता रहेगा तो ये नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म होते रहेंगे। अब म्यूकस सेक्रेशन बेसिकली क्या है? म्यूकस सेक्रेशंस, सॉल्युबल इनसॉल्युबल म्यूकस आर सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की लाइनिंग्स के अंदर सेल पड़े होते हैं जिन्होंने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल म्यूकस को सेक्रेट करना होता है। अब सॉल्युबल जो म्यूकस है ये क्या करता है? ये जो स्टमक के कंटेंट होते हैं उनको मिक्स करता है और मज़ीद जो काइम होता है उसकी लुब्रिकेशन करवाता है। और जो इनसॉल्युबल म्यूकस होता है, इनसॉल्युबल म्यूकस क्या करता है? ओके, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बेसिकली क्या है? ओके बेटा, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना इसके अंदर कोई 2 से 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब वो पहली जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अब ये होता क्या है कि जब इसकी डीनेचरेशन होती है, जो HCl होता है ना, तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो लूजली कनेक्टेड होते हैं। तो जब लूजली कनेक्टेड होते हैं तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेस के साथ अगर ज़्यादा सक्रीट हो रहा है तो भी इसकी डीनेचरेशन करवाएगा, या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड सक्रीट हो गया है तो इनके दरमियान जो कंसनट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है। गॉट इट? कि डीनेचरेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। अब लूजली बॉन्डेड उनकी स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स है, या तीसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है। तो इनके अंदर ये जो स्ट्रेस की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से जो HCl सेक्रीट हो रहा होता है तो इसने जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पड़े होते हैं, ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स बॉन्डेड होती है, उसको इसने जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर देना होता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसको कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ। ओके, गॉट इट? इसके अलावा हम बात कर रहे थे इंसॉल्युबल म्यूकस की। तो इंसॉल्युबल म्यूकस क्या करता है कि प्रोटेक्टिव लेयर परफॉर्म बना रहा होता है अगेंस्ट द हाई एक्टिविटी ऑफ एसिड कंटेंट। अब सॉल्युबल स्ट्रक्चर, सॉल्युबल म्यूकस ने क्या करना होता है कि जो काइम होता है उसको लुब्रिकेट करना होता है, और जो गैस स्टमक के अंदर कंटेंट पड़े हैं उसको मजीद मिक्स करना होता है। ये सॉल्युबल म्यूकस कर रहा होता है। और जो इनसॉल्युबल म्यूकस होता है इसने क्या करना होता है कि जो एपिथीलियम पड़ी होती है ना स्टमक के ऊपर, जो लाइनिंग पड़ी होती है उसको मजीद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ताकि जो HCl के एक्शन है उसकी वजह से जो एपिथीलियल सेल्स पड़े हुए हैं या जो लेयर पड़ी होती है स्टमक की उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर लेयर डिस्ट्रक्शन होगी तो अगेन ये पेप्टिक अल्सरेशन को लीड कर सकता है। ओके, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? हेल्प्स अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, ये गैस्ट्रिक यूज की सेक्रेशन की मेनली 3 फेजेस होती हैं। अब ये जो 3 फेजेस हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर टाइम अगर देखा जाए ना तो स्टमक के अंदर एवरी टाइम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक यूज प्रेजेंट होता है। इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना कर जाएं। और जब विदाउट फूड ये गैस्ट्रिक जूस की स्मॉल क्वांटिटी स्टमक के अंदर होती है उसको कहा जाता है फास्टिंग जूस। ओके, तो फास्टिंग जूस कौन सा जूस होता है? वो जूस जब आपने खाना नहीं खाया हुआ तो गैस्ट्रिक जूस अगर स्टमक के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है फास्टिंग जूस। तो जब आप खाना खा लेते हैं तो इसकी जो सेक्रीशंस है वो मैक्सिमम 1 आवर आफ्टर मील पीक पे पहुंच जाती है, और अगेन 4 आवर्स के अंदर इसका जो लेवल होता है वो फास्टिंग लेवल पर चला जाता है। ओके, काइम और बोलस में क्या फ़र्क है? काइम क्या है बेटा? बेटा काइम ये होता है कि जब स्टमक एसिड
सेमी सॉलिड फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है उसको काइम कहा जाता है। और बोलस वो है कि जब स्लेवरी अमाइलेज या सलाइवा जो है उसी सेमी सॉलिड फूड के साथ अटैच होता है उसको बोलस कहा जाता है। ओके, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो काइम है ये प्रेजेंट होता है इन द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं और पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको काइम काइम कहा जाता है। यस, काइम और बोलस बेटा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। काइम क्या है? काइम मैंने ये बताया बेटा कि जब स्टमक के अंदर बोलस पहुंच जाता है तो उसके साथ जैसे ही HCl मिक्स हो जाता है या गैस्ट्रिक जूसेस उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है काइम। ओके, और बोलस क्या होता है कि बोलस जब आपकी ओरल कैविटी के अंदर फूड प्रेजेंट होता है और उसके साथ स्लाइवा मिक्स होता है, और ये जो स्लाइवा मिक्स हो रहा होता है ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चीविंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉस्टिकेशन। जो मॉस्टिकेशन के दौरान जो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होके उसको एक सेमी सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है उसको कहा जाता है बोलस। और काइम क्या है? काइम कि वो सेमी सॉलिड फ्लूइड या सेमी सॉलिड डाइट जो कि स्टमक के अंदर पहुंचती है, स्टमक के अंदर पहुंचने के बाद उसके साथ एसिडिक कंटेंट है। ओके, बोलस मीन स्लाइवा। ओके, बोलस में स्लाइवा डेफिनेटली होता है। ओके, चीविंग से बोलस बनता है, डेफिनेटली बनता है, ठीक है। लेकिन जो काइम है उसमें ये होता है कि काइम के साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो अटैच हो चुके होते हैं, वो मिक्स हो चुके होते हैं, उसको कहा जाता है काइम। समझ आ गई? ओके, तो हम बात कर रहे थे फेजेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। तो इसमें पहली जो चीज़ है कि फास्टिंग जूस होता है। वो फास्टिंग यूज़ कौन सी कंडीशन में होगा? जब आपने खाना नहीं खाया, खाना ना खाने की वजह से जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक यूज दैट इज़ प्रेजेंट इन योर स्टमक इज़ नोन एज फास्टिंग यूज। और जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद राउंड अबाउट 1 आवर के बाद ये जो गैस्ट्रिक यूज है ये अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, अपनी पीक पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करना शुरू कर देता है और 4 आवर के बाद अगेन ये फास्टिंग यूज की कंडीशन में आ जाता है। गॉट इट? ओके, तो इसके अंदर 3 फेजेस होती हैं। वन इज सफेलिक फेज, अदर इज गैस्ट्रिक फेज और थर्ड वन इज इंटेस्टिनल फेज। ये पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जो सफेलिक फेज होती है ना, this the flow of juice occurs before food reaches the stomach and is due to reflex stimulation of the vagus parasympathetic nerve stimulated by the sight, smell or taste of the food। अब सपोज आपने खाना नहीं खाया हुआ लेकिन आप किसी एरिया से गुजरे हैं या खाना आपके सामने पड़ा है या खाने की या पकने की स्मेल आ रही होती है तो दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। अब रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो वेगस नर्व होती है या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है ये इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे ये इनिशिएट होएगी तो ये क्या करती है कि जो सलाइवा है उसकी सेक्रेशन काज करवाना शुरू कर देती है। डेफिनेटली बेटा हंगर को इंडिकेट कर रही होती है, इसमें आप ठीक कह रही हैं कि HCl अगर सेक्रेट हो रहा है तो ये हंगर को बढ़ा रहा होता है, लेकिन इसका एक लॉस भी है। लॉस ये है कि ये अगर HCl ज़्यादा सेक्रेट होता रहेगा ना तो जो स्टमक की लाइनिंग है उसको ये डिग्रेड कर देता है, पेप्टिक अल्सरेशन काज करता है। इसलिए इसका नॉर्मल क्वांटिटी में सेक्रेट होना और इसके जो अपोजिंग फैक्टर्स हैं जिनके अंदर बाई कार्ब्स हैं या म्यूकस है जिसमें इनसॉल्युबल म्यूकस है उसका नॉर्मल अमाउंट में सेक्रेट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर इनसॉल्युबल म्यूकस सेक्रेट नहीं होएगा, बाई कार्ब सेक्रेट नहीं होंगे तो जो HCl है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होएगी तो ये जो मिकोजा लाइनिंग पड़ी होती हैं उसके ऊपर रोयन करना शुरू कर देता है, सरकमसाइज इंसियन बनाना शुरू कर देता है HCl। इवन के एक बुक में ये लिखा हुआ था कि अगर आप खाना खाने के बाद आफ्टर 30 minutes ऑफ टेकिंग मील इन द स्टमक यू विल पुट अ फिंगर इन योर स्टमक तो योर फिंगर विल बी बर्न। कि अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद आपने अपनी फिंगर विद इन 30 minutes
स्टमक के अंदर इंसर्ट किया है तो इतना HCl सेक्रेट हो चुका होता है कि आपकी जो फिंगर है वो बर्न हो जाएगी। और डेफिनेटली बेटा अगर ज़्यादा सेक्रेशन होएगी तो इससे अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, स्टमक अल्सर होने के चांसेस होती हैं। और मोस्टली वो पेशेंट्स जो कि स्ट्रेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर होती है। उसमें ये होता है कि जो HCl है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और उसके जो अपोजिंग फैक्टर्स हैं वो सिक्रीट नहीं हो रहे होते हैं। ओके, द secretion of gastric juice also indicate hunger for food। बेटा हंगर फॉर फूड डेफिनेटली काज कर रही होती है, लेकिन इसका नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होएगा अगेन तो ये पेप्टिक अल्सर को लीड करेगा। ओके, तो इसके अलावा ये फेलिक फेज वेगस नर्व या रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन की वजह से एक्टिवेट हो रही होती है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन द वेगस नर्व ओके वेट सॉरी अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा था कि अगर ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होती है ऑफ द वेगस नर्व, अगर किसी वजह से जो वेगस नर्व है वो कट कर दी जाती है और वेगस नर्व को जब सर्जिकली रिमूव किया जाता है द प्रोसीजर इज नोन एज विगोटमी। विगोटमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वेगस नर्व इज नोन एज विगोटमी। तो क्या होगा कि ये जो फेज ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन है ये इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि ये वेगस नर्व की वजह से हो रही होती है। अगर वेगस नर्व को काट देंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो ये फेज़ स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो ये भी अगेन गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो ये अगेन HCl की सेक्रेशन को स्टिमुलेट कर देती है। ओके, दैट वाज अबाउट सेफेलिक फेज। दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज। बेटा सबसे जो लॉन्गेस्ट नर्व है वो आपकी वेगस नर्व है। ओके, बेटा इसकी जो मेनली सप्लाई हो रही होती है वेगस नर्व की, जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, लंग को सप्लाई कर रही होती है, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक को सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा चेस्ट और अब्डामन को सप्लाई कर रही होती है। इसलिए ये जो लॉन्गेस्ट आपकी नर्व है दैट इज़ वेगस नर्व। ठीक है, ओके। तो हम सेकंड फेज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड फेज़ में ये होता है कि ये गैस्ट्रिक फेज़ होती है। गैस्ट्रिक फेज़ कब स्टिमुलेट होगी? व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड, the enteroendocrine cells in the pylorus and the duodenum secrete the hormone gastrin। अब जैसे ही फूड जाएगा स्टमक के अंदर तो वहाँ पे पड़े होते हैं इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं पाइलोरस एरिया के अंदर। ये क्या करते हैं? ये गैस्ट्रन को सेक्रेट करेंगे। गैस्ट्रन ब्लड के अंदर जाएगा, सर्कुलेट करने के बाद ब्लड के अंदर सर्कुलेशन करने के बाद ये अगेन स्टमक पे जाएगा। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े होते हैं, वहाँ से ये गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा। ओके, अब देखें जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं द पाइलोरस और ड्यूडिनम, इन्होंने गैस्ट्रन को सिक्रीट करना होता है, लेकिन जो गैस्ट्रन है ये डायरेक्टली गैस्ट्रिक जूस के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। तो ये पहले क्या करेगा? पहले ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगा। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद अगेन ये जाके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में ये गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट कर देगा। Secretion of gastric juice is continued after completion of the meal and end of the cephalic phase। और ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन तब तक रहेगी जब तक आपने मील कंप्लीट नहीं किया और सेफेलिक फेज एंड नहीं हुई। ओके, तो सेफेलिक फेज क्या थी कि जब खाना आपकी ओरल कैविटी के अंदर है, ये जब आपने खाने को स्मेल किया है, ये जब आपने खाने को टेस्ट किया है, तो आपकी जो वेगल नर्व स्टिमुलेशन है उसने जो सेफेलिक फेज है उसको ट्रिगर कर दिया है। सेफेलिक फेज एक्टिवेट हो गई है और गैस्ट्रिक फेज तब तक एक्टिवेट रहेगी जब तक सेफेलिक फेज एंड नहीं हुई या जो आपने खाना खा रहे थे वो आपने कंप्लीट नहीं किया। और गैस्ट्रिक की जो गैस्ट्रन की जो सेक्रीशंस हैं वो कब इनहिबिट होएगी? जब जो पीएच है
एसिड की पीएच या जो स्टमक की पीएच है वो फॉल कर जाएगी बिलो 1.5। जब उसकी पीएच 1.5 तक चली जाएगी तो तब जो गैस्ट्रिक की सेक्रेशंस हैं दैट विल बी इनहिबिटेड। ओके, तो दूसरी फेज़ के अंदर हमने क्या कहा है कि पहली जो चीज़ है कि गैस्ट्रन प्रोड्यूस होता है, इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स इन द पाइलोरिस और ड्यूटीन हम गैस्ट्रन को सेक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रन क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद ये जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होएगा तो ये मज़ीद लुब्रिकेशन होना शुरू हो जाती है फूड की, काइम की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है और जो फूड होता है वो प्रिपेयर किया जाता है टूवर्ड्स पाइलोरिक सफिंटर। जैसे ही पाइलोरिक सफिंटर की तरफ जाएगा तो ओके, जस्ट वेट। सॉरी, ओके बेटा, ये आपके नेटवर्क का इशू है। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्रीशन की। गैस्ट्रन क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक फेज अगेन बता देता हूँ बेटा। गैस्ट्रिक फेज में ये होता है कि जैसे ही फूड स्टमक के अंदर पहुँचता है, स्टमक में पहुँचने के रिजल्ट में इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं पाइलोरस और ड्यूडिनम के अंदर। इन्होंने गैस्ट्रन को सिक्रीट करना होता है। गैस्ट्रन क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद ये जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जिसके आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, ये फूड को मज़ीद मिक्स कर रहा होता है, काइम बना रहा होता है। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ जो गैस्ट्रिक जूस है तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप मील ले रहे हैं, और तब कब एंड होएगी, जब आपकी सिफेलिक फेज एंड हो जाएगी। सिफेलिक फेज वेगल या वेगस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से थी, रिफ्लेक्स की वजह से थी। और गैस्ट्रिक की सेक्रेशंस कब इनिवेट होएगी, जब पीएच जो है पाइलोरस के अंदर वो फॉल कर जाएगी बिलो 1.5। जब पीएच 1.5 तक पहुंचेगी तो जो गैस्ट्रन है उसकी सेक्रेशन इनिवेट हो जाएगी। ओके, तीसरी फेज होती है इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज में ये होता है कि व्हेन द पार्शली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब होगा क्या कि जो स्टमक के अंदर खाना था वो पाइलोरिक सफिंटर को उसने टच किया, पाइलोरिक सफिंटर ओपन हुआ, पाइलोरिक सफिंटर ओपन होने के रिजल्ट में खाने ने इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर मेनली दो ही इंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, दो ही सेक्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वन इज सिक्रीटन, अदर इज सीसीके। सीसीके होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है, एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं इन द इंटेस्टिनल मेकोजा। इंटेस्टिनल मेकोजा के अंदर एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं, उन्होंने सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन को सिक्रीट करना होता है। अब जैसे ही सिस्टोकाइनिन सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होएगा तो उसके रिजल्ट में जो सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और जो जीआईटी की मोटिलिटी है, जो स्टमक की कंटेंट की मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखें, जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट हो रहे थे स्टमक के अंदर है, अब जैसे ही खाना चला गया ड्यूडिनम के अंदर या खाना चला गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन
के अंदर जाने के रिजल्ट में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहे थे इनटू द स्टमक, उनके अंदर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, काइम काइम वो बोलस जिसके साथ सेक्रेटन और कोलिसिस्टोकाइनिन, या आप ये कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस मिक्स लिक्विड होएगा उसको कहा जाता है, ये सेमी सॉलिड फ्लूइड होएगा उसको काइम कहा जाता है। ओके बेटा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन हो सकता है कोई सिग्नल का प्रॉब्लम हो, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही बेटा यहाँ से तो ठीक है। पेज रिफ्रेश करके देख लें, अगर आवाज़ आ जाती है तो वेल एंड गुड। ओके, तो हम बात कर रहे थे काइम की। अब काइम देखिएगा कि वो फ्लूइड, वो खाना या वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टमक से मूव किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो उसके साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो अटैच हुए होंगे, इसलिए उसको काइम कहा जाता है। वो काइम इन द ड्यूडिनम बिकम्स मोर thoroughly mixed with the bile and pancreatic juice। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल सिक्रीट होएगा लीवर से, और पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से आना शुरू हो जाएंगे, ये मजीद मिक्स हो जाएगा उसके साथ। जैसे ही मिक्स होएगा तो रेट एट विच द स्टमक एम्प्टी डिपेंड्स लार्जली ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटन। वो खाना जो आपने खाया था या कौन सी टाइप का खाना खाया था उसके ऊपर स्टमक का एम्प्टी होना डिपेंड कर रहा होता है कि खाने ने या फूड ने स्टमक के अंदर कितनी देर के लिए स्टे करना होता है। अब वो स्टे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फैट्स लिए हैं, आपने प्रोटीन्स लिए हैं डाइट में, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं डाइट में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट आर इजीली डाइजेस्टिबल, तो कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टमक के अंदर स्टे करते हैं। The carbohydrates meal leave the stomach in 2 to 3 hours। 2 से 3 घंटे के अंदर आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स मील लिया है तो वो स्टमक से लीव कर जाएगा, मूव कर जाएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ओके बेटा। अब सॉरी, क्या हो सकता है, पेज रिफ्रेश करने से भी बेटा प्रॉब्लम है। एनी हाउ, आप यूट्यूब से ले लीजिएगा लेक्चर, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मील होता है ये स्टमक को 2 to 3 आवर्स के अंदर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है, और जो प्रोटीन मील होता है वो इससे ज़्यादा टाइम के लिए रह जाता है, और जो फैटी मील होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट फूड है वो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स है, और जो प्रोटीन का है वो मोर देन 3 आवर्स है, और जो आपने फैटी मील लिया है वो मोर देन 5 आवर्स तक चला जाता है। ओके, तो ये रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। पेंक्रियाज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे सेक्रेशन होती हैं। तो ये आपने 3 फेजेस जो है ना ये करके आनी है। जैसे ही 3 फेजेस आप कर लेंगे आप लोगों को हाउ टू नो हो जाएगा, और हाउ टू नो होने के रिजल्ट में आप नेक्स्ट हम प्रोसीड कर लेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन थर्सडे। बाय बाय।